with over 18 years of experience in the fields of IT, entrepreneurship, and corporate development. His journey has taken him across diverse industries and global markets, helping him develop a multifaceted approach to business growth, technology, integration, and sustainable development. Throughout his career, he has been fortunate to work with a wide range of businesses from startups to multinational corporations, guiding them on their journey towards innovation and success. His expertise spans digital transformation, global marketing strategies, and brand building, with a strong focus on technology driven solutions that create a long term impact. This has enabled him to help companies streamline their operations, increase sales, and enter new markets. So, with this brief introduction, I now humbly invite our esteemed guest speaker, Mr. Faisal Sheikh, to kindly take the floor and share his insights with us. Sir, the virtual stage is yours. जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी वेल ग्रेस्ड कि आप लोगों ने दोबारा इनवाइट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ दोबारा एक और सेशन करने में एंड थैंक यू सो मच टू सनम हुसैन एज वेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल सीरीज़ कि जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बल्कि ना सिर्फ टॉपिक पे बल्कि एक प्रॉपर स्किल सेट जो है वो हम सब लोगों के लिए जो है वो प्लान किया गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही एक सेशन हो रहा था जिसमें एआई रिज्यूमे बिल्डिंग पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स दिख रही हैं जो उसमें थी। तो आप में से जो लोग वहाँ थे, अगर आप थम्स अप दे के बता सकें तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे। सिर्फ एक आया मेरे पास। ओके, चले, दैट्स वेरी ग्रेट। जी, अनुषा राजा आप थी वहाँ पे। चलें, सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ गई होगी। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं अपनी डिजिटल प्रेजेंस की, या हम बात कर सकते हैं ब्रांडिंग की, या हम बात कर सकते हैं क्रिएटिविटी की। जब इन तमाम टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा डिजिटल ब्रांड। ठीक है, डिजिटल ब्रांड बनाने के लिए नो मैटर कि वो सिर्फ डिजिटल हो, डिजिटल ब्रांडिंग की अगर हम बात करते हैं, चाहे आपका कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट हो, आइटम हो, शॉप हो, आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर हो, आपकी कोई सर्विसेज आप सेल करते हो, आप ट्रेनिंग कंसल्टेंसी करते हो, वॉट एवर यू आर ऑफरिंग टू द मार्केट, लेकिन उसके लिए आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस विद क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से ऐसे टास्क, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं जिसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को ब्रांडिंग के साथ स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं करते। या तो हम सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर फोकस रखते हैं, या फिर हमारी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी हो रही होती है लेकिन उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही होती। तो जब भी हम इस प्रोसेस को करते हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का होना और मार्केट रिसर्च और एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं और अगर वो हमारे सिर्फ अजम्पशंस की बेस पे होता है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, यानी वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हम स्टैटिस्टिक्स की बेस पे करते हैं, बिकॉज नंबर्स कांट लाई, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप कोई सा भी दुनिया का वर्ड उठा के देख लें, उसके बहुत सारे मतलब निकलेंगे। हर एक वर्ड के दो दो तीन तीन मतलब निकलते हैं, लेकिन टू का मतलब टू ही रहता है। तो नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये आपने अक्सर सुना होगा, नंबर्स कांट लाई। तो जब हम अपनी किसी भी प्लानिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स आपके नंबर्स होते हैं, तो फिर आप उस चीज़ में 100% कामयाब होते हैं। अगर मैं एक जनरल सी बात करूं, अगर आप अंग्रेज़ों को देख लें कि वो जो करते जाते हैं कामयाब होते चले जाते हैं, और रिसर्च कर रहे हैं, बहुत आगे निकल गए, उनका नासा जो है वो आसमान में है,
पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है, सैटेलाइट्स भी भेज दी और सब कुछ कर दिया। वो हर जगह पे जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उसका एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर उनको मिलता है। लेकिन उसकी तरफ उसके बजाय अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ दुनिया में हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अगेन सारी बात स्टैटिस्टिक्स की है, सिस्टम्स की है, कि उनके सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने ही मुल्क में 2-3 बड़े शहरों की बात करें जहाँ पे हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, डेटा एनालिसिस भी हो रही है, एआई सिस्टम्स इंटीग्रेट हो गए हैं, वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा है। और अगर हम उन शहरों की बात करें जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर सिस्टम्स लैक करते हैं, वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल पाती, वहाँ पे करप्शन भी हो रहा होता है। तो अगेन जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, तो जब उसके बैक एंड पे कोई अच्छा सिस्टम बना होगा, ये कोई स्ट्रैटेजी होगी जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे स्टैट्स को सामने रखकर, तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट वही आएगा जो हम चाह रहे होंगे, ठीक है, जो हम प्लान कर रहे होंगे। बट डेफ़िनेटली साथ के साथ चीज़ें जो हैं उसमें अपग्रेड होती चली जाती हैं और चीज़ें उसमें मज़ीद ऐड होती चली जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका जो गोल है वो बेसिकली यही है कि हम अपनी जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है क्रिएटिविटी की, उसको हम स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करेंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हम बना सकें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और टारगेट ऑडियंस जो है वो डेफ़िनेटली हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, एसएमईज़ भी हैं, और मार्केटर्स भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, या वो लोग जो अपना स्टार्टअप्स अभी प्लान कर रहे हैं या स्टार्टअप कर चुके हैं और अब वो आगे दे आर सीकिंग फॉर मैस्टरी इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड एज वेल, जो वो अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं तो। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए ब्रांडिंग करें, बाज़ औक़ात हम अपना करियर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में परस्यू करना चाहते हैं एक एक्सटेंसिव लेवल पे तो उसके लिए हमें इन तमाम बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है कि हम उसके बेसिक्स को समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे खाड़ी है, गुल अहमद है, इस टाइप के, या कोई बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इनके पास ये ब्रांड एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। जैसे कोई बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, एक वक्त में आपने देखा होगा कि यूफोन की जो एडवर्टिज़मेंट होती थी वो बहुत ही यूनिक होती थी, तो उनके पास बहुत ही क्रिएटिव एड मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स उस वक्त बैठे थे जो उस वक्त यूफोन को बहुत ऊपर तक लेकर गए थे। उनकी हर एडवर्टिज़मेंट ऐसी होती थी कि हम एक कॉमेडी प्रोग्राम की तरह उसको देखा करते थे। अगर शायद आप लोगों को याद होगा, और अगर आप लोग नए हैं, आप जेन ज़ी के लोग हैं या आपको पुरानी चीज़ें नहीं पता, तो आप गूगल करके या यूट्यूब पर जाके आप यूफोन के पुराने एडवर्टीज़मेंट्स निकाल के आपको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करते हैं कि ब्रांड वर्सेस लोगो। हमें लगता है ज़्यादातर के जो लोगो है ये हमारी ब्रांडिंग है और इसको ही देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये आपका फ़र्स्ट इंट्रैक्शन होता है जिसको देख के लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। जैसे एक इंसान है, उसका फेस देखते हैं तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, लेकिन लोगो अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो ब्रांड है वो आपको स्टिक करके रखेगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई शख्स है, वो बड़ा खूबसूरत देखने में, चाहे मर्द है, औरत है, लड़का है या लड़की है, व्हाटएवर, वो अट्रैक्टिव है, उसका फेस बड़ा अच्छा है, वो उसकी तरफ जैसे ही देखा तो लोग अट्रैक्ट हुए, लेकिन जब उसके पास बढ़े और उससे बात की तो वो एकदम पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि उसका बात करने का स्टाइल ख़राब था, ये जो अल्फाज उसने चुने थे बात करने में वो ठीक नहीं थे। अगेन सेम प्रॉब्लम विद द ब्रांड एज वेल, लोगो बहुत अच्छा था, लेकिन जब अंदर गए तो क्वालिटी चीज़ों की बहुत ख़राब थी। या फिर हमने एक फ़ेसबुक पे ऐड देखा, जब हमने उस फेसबुक पेज को खोल के देखा तो क्रिएटिव्स इतने ख़राब कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आए। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को मिलाएं तो आपको इसका एक आइडिया हो जाएगा कि ब्रांड वर्सेस लोगो में क्या फ़र्क है। लोगो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए एक आपका फेस है या व्हाटएवर जो भी आपका ब्रांड है, लोगो है, एक्सेट्रा, लेकिन जो आपका ब्रांड है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है। आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, आपने क्या ड्रेस किया हुआ है, आपका स्टाइल कैसा है, ये सारा कुछ। तो अगेन ब्रांड वर्सेस लोगो यही काम करता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कोर एलिमेंट्स हैं जो आपके ब्रांड की फाउंडेशन को बनाते हैं वो ये 4 हैं। सबसे पहला तो ये है कि पर्पस एंड विजन। एक तो होता है आपने बिज़नेस डेवलप किया है अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, अब चाहे वो कुछ भी हो,
चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हाउस हो, चाहे वो आपका कोई रेस्टोरेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोई बुटीक हो, व्हाटएवर, कोई भी आपका बिज़नेस है, तो आपने वो डेफिनेटली बिज़नेस पैसे अर्न करने के लिए आपने उसको बनाया, लेकिन उसका कोई पर्पस या विज़न भी होना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी उसके पीछे कोई स्टोरी होनी चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए कि आपने उसको बनाया क्यों, तो वो आपका जो ब्रांड है वो मज़ीद बेहतर ग्रो कर पाएगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या स्टार्ट करना है। अक्सर लोग वही स्टार्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी हो रहा होता है और उसके बाद वो फंस जाते हैं कंपटीशन में जाके। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है आपका विजन क्लियर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगेन अगर हम ये बात करते हैं कि भाई ऑलरेडी बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब हम क्या करें, अब हम बिज़नेस तो नहीं चेंज करेंगे ना, तो फिर लास्ट पॉइंट आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। बीच वाले दो हम डिस्कस करेंगे, फिर आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर बिज़नेस एग्जिस्टिंग आपका है और वो ऑलरेडी कंपटीशन में है, तो बात यह है कि उसके अंदर एक यूनिक वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी कि उसकी यूनिक वैल्यू क्या है। आजकल आप देखें कि फूड बिजनेसेस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब हर कोई जो है अपना प्लेटर निकालना शुरू कर दिया है, उसमें प्लेटर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, तो उसमें मंदी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड कर। जब आप यूट्यूब खोलेंगे और आप देखेंगे कि हर बंदा उसको यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई यूनिक चीज़ हम लेकर आएँ जो ऑलरेडी किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है Beehive कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी। अब हमारा जो यूएसपी है, जिसको आप वैल्यू प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो ये है कि विद इन 2 आवर्स हम लोग पूरे सॉफ्टवेयर का एआई डेमो बना के दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ, ये हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है कैसे। हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास सिस्टम्स बहुत वीक हैं और हम एक्सेल के ऊपर सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। डेली की जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो तकरीबन 10 मिलियन प्लस की हो रही है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें 10 मिलियन प्लस कितना होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। 10 मिलियन प्लस की डेली की ट्रांजैक्शंस हैं उनके बैंक अकाउंट में, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है उनके एक्सेल शीट्स के ऊपर। अब नाउ दे वांट देयर सॉफ्टवेयर, ताकि वो सारा कुछ देख सकें, क्योंकि उसमें एरर्स बहुत आ रहे हैं और उनको ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे लॉस हो रहा है और कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, एंड दे वांट अस टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर। अब हमने क्या किया, जब उनसे हमारी कॉल पे बात हुई, विद इन 2 आवर्स हमने उनके लोगों को यूज़ करते हुए एक सॉफ्टवेयर का पूरा यूआई बनाकर विद इन 2 आवर्स उनको ईमेल कर दिया कि आप जाएं इस यूआरएल के ऊपर और ये आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, आप वहाँ पे जाके उसको लॉगिन कर लें। उन्होंने जब उसको खोला तो वहाँ उनकी कंपनी का लोगो भी लगा हुआ था। जो प्रॉब्लम उन्होंने हमें बताया वो सारे सॉल्यूशंस की ओवरव्यू यानी यूआई उसके सामने मौजूद थी कि अकाउंट कैसे क्रिएट होगा इन फलां, और ये सारा कुछ इमेज की शक्ल में नहीं था, ये कोडिंग बेस पे था। तो ये हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास इस वक्त 7 कंपनीज से प्रपोज़ल आए हुए हैं। लोगों ने सिर्फ हमें इनवॉइस और उसके साथ 8, 10, 15 पेज का लंबा सा प्रपोज़ल दिया है। आपने हमें एक पेज भी प्रपोज़ल पढ़ने के लिए नहीं दिया, आपने डायरेक्ट उठा के हमें डेमो दे दिया कि ये ऐसे लॉगिन होगा, ऐसे लोगो दिखेगा और ऐसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा। सो दैट वाज आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब इसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो आपका ब्रांड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो फिर प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, फिर मार्केटिंग की बात हो रही है। एंड अगेन वही वाली बात है कि आपका डिज़ाइन किस तरह से यूनिक होगा, ठीक है। फिर आपका डिज़ाइन सबसे पहले मार्केट में आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मार्केट में आना चाहिए। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान शुरू हो गए, जब रमज़ान शुरू होते हैं तो अफ्तारी नाइट्स और सहरियाँ शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो ऑफ़र आएगी फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, सबसे पहले उसकी मार्केटिंग होगी और सबसे पहले लोग वहीं पे चले जाएंगे। तो ये बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 2 घंटे हैं, एंड इट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। आपको आप में से जो लोग जिनका ताल्लुक़ मार्केटिंग या बीबीए वगैरह से है वो समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट
4 साल की डिग्री में पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली 2 घंटे में तो उसको पूरा कवर अप हम नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह जो भी मेजर पॉइंट्स होंगे यहाँ पर मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपको ना एक सिंपल अवतार बनाना पड़ेगा। अवतार से मुराद ये कि आपने अपने जहन में या आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक ऐसे शख्स को कंसिडर करना पड़ेगा या उसका अवतार बनाना पड़ेगा जो आपका आइडियल कस्टमर है, और फिर आपको उसके मुताबिक सोचना पड़ेगा। तो फिर आप अपना एक प्रोडक्ट जो है वो सामने वाले के सामने डिलीवर कर सकते हैं। जब तक आप उसके मुताबिक नहीं सोचेंगे, जब तक आप डेफिनेटली कुछ भी कर लें वो चीज़ आपकी नहीं सेल होगी। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी दे दूं कि हमने एक कंपनी के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की और एक फ्लायर वगैरह भी डिज़ाइन किया, तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमने बना के उनको दे दी। अब हमारे हिसाब से तो वो बहुत ही ब्रिलियंट थी, ठीक है, लेकिन हम सामने से आई कि ये चेंज, ठीक है, एक जनरल मैं बात करूँ, हमारे पास आए दिन ज़ाहिर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उनके कस्टमर के मुताबिक या उनके मुताबिक उसको देखना है कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। जब तक हम अपने मुताबिक देखते रहेंगे हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली टारगेट ऑडियंस को सिर्फ समझना नहीं है, हमने उसके अवतार बना के उनकी नज़र से देखना भी पड़ेगा कि वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं या उनके पीछे उसका विज़न क्या है। बाज़ औक़ात बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे इमोशनल स्टोरीज़ छुपी होती हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे होते। जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे, जब तक हम ब्रांड की वो पोजीशनिंग नहीं कर पाएंगे मार्केट में जैसी कि होनी चाहिए या जैसे कि उसके ओनर्स करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रांड पर्सनैलिटी। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी, लोगो वर्सेस ब्रांड वाली, यहाँ पर वही ब्रांड पर्सनैलिटी की बात हो रही है कि अगर आपका जो ब्रांड है वो अगर एक पर्सनैलिटी होता, वो एक पर्सन होता, तो फिर वो कैसा होता, तो वो आपने उसको देखना है। आप उसका कलर कैसा होता, उसमें क्या कहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी वॉइस है, इसी तरह से उन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांड पर्सनैलिटी कैसी होती है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन आपको नहीं होगा, और अगर है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बायर पर्सोना की तरफ जाएंगे। इसमें हमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 ब्रांड पर्सनैलिटी और उसके अलावा टारगेट ऑडियंस, तो इन दोनों को कवर करेंगे हम इस स्लाइड में, जिसको हम कहते हैं बायर पर्सोना। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, कोई सवाल नहीं है। 60-70 लोग हैं हमारे पास, किसी के पास कोई सवाल नहीं है? अच्छा, ऑल इज़ क्लियर। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बायर पर्सोना के ऊपर। अब बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया, आपने एक अवतार बनाना है और उसको कंसिडर करना है कि वो बेसिकली किस तरह से चीज़ों को देख रहा है और उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे ऑफिस में एक मैनेजर है और वो रोज़ सुबह आता है और बैठता है, सारे काम करता है, सारा कुछ अरेंज कर रहा होता है, एम्प्लॉयज़ को भी देख रहा होता है, फाइल्स भी बनाता है, रिपोर्ट्स भी बनाता है, क्लाइंट से भी बात करता है, और उसके बाद जो है वो घर चला जाता है। पूरे दिन वो मेहनत करता है। तो उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि उसका इंक्रीमेंट हो प्लस उसकी पोजीशन भी बढ़ाई जाए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा शख्स है और उसको पता है कि मेरी पोजीशन भी बढ़ेगी, मेरे कार्ड के ऊपर डेसिग्नेशन बढ़ जाएगी, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़िम्मेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ओवरऑल ऊपर जाएगा, वो अपग्रेड हो जाएगा। फिर वो अगर किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहेगा तो वो ये बता सकता है कि मैं पिछली कंपनी पे इस पोजीशन पे था, तो डेफिनेटली वो अगली पोजीशन पे और बेहतर जाएगा। तो ये एक बायर पर्सोना या एक कस्टमर पर्सोना, इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई मैं आपका इंक्रीमेंट तो नहीं कर रहा,
लेकिन हाँ मैं आपकी डेसिग्नेशन बढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है मैनेजर थे, अब आप चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं, तो अब उसके पास ऑप्शन तो है, ठीक है, लेकिन उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए इंक्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए साथ ही साथ उसका जो है स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यही वाली बात अगर मैं अपने गार्ड से बोलूँ जो बाहर बेचारा गर्मी में बैठा हुआ है, और मैं उसको ये बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट तो नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें चीफ ऑफ गार्ड बना रहा हूँ और तुम्हारे अंडर 4 गार्ड्स आ जाएंगे, तुम्हारा जो है स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, वो बोलेगा इससे मुझे क्या करना है, आप मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो उसका जो देखने का ज़ाविया है वो डिफरेंट है, और जो एक मैनेजर है उसका डिफरेंट, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे आप कोई सी भी पोजीशन दे दो, वो कहता है कि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ अर्निंग पे है, गार्ड का। तो उसी तरीके से जब हम बायर पर्सोना बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। सबसे पहला तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि जो शख्स है जिसको आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहे हैं उसकी एज क्या है, उसके बाद उसका जेंडर डेफिनेटली, ठीक है, उसके कितने बच्चे हैं, मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, लोकेशन क्या है, किस शहर में किस इलाके में वो रहता है या रहती है, इनकम क्या है और उसकी एजुकेशन क्या है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी भी मेंटेन करने में और उसकी प्राइसिंग बनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारी, अब चूँकि मार्केटिंग, मैं आपको दोनों चीज़ें दे रहा हूँ एक साथ, पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ, मार्केटिंग का भी दे रहा हूँ, ब्रांडिंग का भी दे रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी दे रहा हूँ। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको क्या जो है वो एक वक्त में चीज़ बता रहा हूँ, आपको तीनों चीज़ों का एक साथ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप जब कोई भी चीज़ सुने तो आप उसको फिट कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, उसी तरह से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई क्रिएटिव डिज़ाइन करते हैं ब्रांडिंग के लिए, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल है, और उसके लिए हम कोई क्रिएटिव बनाते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये देखना है कि ये कितनी महंगी है, ठीक है। बहुत सारी वाटर बॉटल आपको मिल जाएंगी 200, 300, 500 रुपये की, लेकिन एक तरफ आपको फ्लास्क वाली बड़ी बेहतरीन जिसमें सेंसर भी है, टाइमर भी है, टेम्परेचर भी बताती है, वो आपको 1800 से 2000 की मिलेगी। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो कौन है, कहाँ रहता है, कितनी इनकम है, क्या उसकी एजुकेशन है। उस हिसाब से फिर आप क्रिएटिव भी डिज़ाइन कर रहे होंगे, उसी हिसाब से उसके अंदर आप इमेजेस भी इस्तेमाल करेंगे, उसी हिसाब से आप उसके अंदर जो है फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे। जिस तरह से स्विमिंग पूल होते हैं बच्चों के छोटे, एयर हवा भरने वाले, इन्फ्लेशन वाले, जिसको आप इन्फ्लेट करते हैं और पानी भरते हैं, उसमें आप देखेंगे बच्चों की तस्वीरें। अगर आप उसमें बूढ़ों की तस्वीरें लगा देंगे, 60 साल के लोग बैठे हुए उसमें नहा रहे हैं, तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा डेफिनेटली। तो आपको कस्टमर पर्सोना पता होना चाहिए, बायर पर्सोना पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको क्रिएटिव को डिज़ाइन करेंगे ना। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि किसको बिक रहा है। अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि एज अ ब्रांडिंग मैनेजर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी में एज अ जॉब करते हैं, या फिर आप फ्रीलांसर हैं। हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि हम एक अच्छा सा क्रिएटिव बना के दे दें, लेकिन हम उनकी ब्रांडिंग को नहीं समझते या हम उसके कस्टमर पर्सोना को नहीं समझते। तो उसको समझेंगे तो आपका जो क्रिएटिव होगा वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके बाद जाते हैं प्रोफेशनल इन्फो। उसमें आपको ये देखना है कि वो कहाँ, क्या उनका टाइटल है, करियर पाथ क्या है, किस लेवल के वो लोग हैं, किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये कुछ चीज़ें आपकी कहीं इस्तेमाल होंगी, कुछ चीज़ें आपकी कहीं पे इस्तेमाल नहीं होंगी। वैल्यूज़ एंड फेयर्स में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपके सामने आप इसको पढ़ भी सकते हैं, फर्दर आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी और प्रेजेंटेशन वगैरह भी मिल जाएगी, तो आप इसको मज़ीद पढ़ के और आगे लेके जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं गोल एंड चैलेंजेस, व्हाट आर देयर पर्सनल एंड करियर गोल्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ट्रेनिंग बनाई और ट्रेनिंग आपने मार्केट करना शुरू की, उसका एक क्रिएटिव आपने जो है वो शेयर करना शुरू किया। अब वहाँ पे आपने यही देखना है कि जिसको आप ये शेयर कर रहे हैं उनका करियर गोल क्या है, उस हिसाब से आप उस क्रिएटिव को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मार्केटिंग के ऊपर हमने ये वेबिनार प्लान किया है, तो डेफिनेटली हमने उसको उसी तरह से प्लान किया, वही चीज़ें इसके अंदर हमने फ्लायर में ऐड की जिसमें आपका इंटरेस्ट था, और तभी आप उसको पढ़ के इसमें आए। अगर हम उसमें कोई और चीज़ डाल दें तो डेफिनेटली उसमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता। ठीक हो गया।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए। ऑल क्लियर। अच्छा, उसके बाद आते हैं वेयर आर दे, ये लोग कहाँ हैं, ठीक है। हाउ डू दे गेट इन्फॉर्मेशन, हाउ दे गेट, डू दे कम्युनिकेट, व्हाट मीडिया डू दे कंज्यूम, यानी किन सोशल नेटवर्क्स पे ये लोग मौजूद हैं एंड ऑल दैट। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कंटेंट को तैयार करते हैं। अगर आपकी मार्केट टिकटॉक पे है तो फिर आप रील्स बनाएंगे, आईजी के ऊपर है तो फिर आप उस हिसाब से पोस्ट और जो है स्टोरीज़ क्रिएट करेंगे। फेसबुक पे है तो एक अलग उसका एक डिज़ाइन क्रिएट होगा। लिंक्डइन है तो उसकी एक अलग ऑडियंस है। तो सबका एक अलग अलग जो है वो स्टैंडर्ड बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव इन्फो। यहाँ पे कस्टमर्स यू डोंट वांट, तो यहाँ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, टू एक्सपेंसिव टू सपोर्ट, नॉट इनफ बजट एंड रॉन्ग इंडस्ट्री। डेफिनेटली इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम ब्रांडिंग के ऊपर मज़ीद बात करते हैं, हमने पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर बात कर ली गोल पे, फिर हमने ब्रांड वर्सेस लोगो के ऊपर बात कर ली, फिर हमने बात की अपनी ब्रांड फाउंडेशन के ऊपर, जो कोर एलिमेंट्स हैं, जो आपका ब्रांड फाउंडेशन जिन 4 पिलर्स के ऊपर बेस करता है। फिर हमने बायर पर्सोना के ऊपर बात कर ली। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव टूल किट के ऊपर। अब क्रिएटिव टूल किट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें से जो मेजर 4 चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। द पावर ऑफ कलर साइकोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप किसी कंपनी की ब्रांडिंग कर रही हो या कर रहे हो जो कि बेस करता है कोई कॉरपोरेट चीज़ के ऊपर, यानी ट्रेनिंग इंडस्ट्री हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या इस टाइप का हो या कोई बिज़नेस कंसल्टेंसी फर्म हो, तो उसमें ज़्यादातर ब्लू इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कलर ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज़ जो है वो ब्लू कलर इस्तेमाल करती हैं। जो कंसल्टेंसी कंपनीज़ होती हैं, लॉ की कंपनीज़ होती हैं, टैक्सेशन की कंपनीज़ होती हैं, अकाउंटेंसी फर्म्स होती हैं, 90% ब्लू कलर यूज़ करती हैं। वैसे और भी बहुत सारे कलर हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ब्लू जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट की अलामत समझा जाता है। ग्रीन जो है वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्रीन बिजनेसेस के लिए। ज़्यादातर एनजीओज़ जो है वो ग्रीन कलर यूज़ करती हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो एक कंफर्ट लेवल जो है वो शो कराया जाए, रिलैक्सेशन दी जाए। येलो जो है वो ऑप्टिमिज़म की तरफ आ जाता है। इसी तरह से हर कलर का अपना एक इमोशनल इम्पैक्ट बनता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि कलर थेरेपी भी की जाती है, कि जिसको कोई प्रॉब्लम होता है, सर्टेन प्रॉब्लम होते हैं, तो कहते हैं कि आप इनके कमरे में कर्टन्स भी उसी कलर के ऐड कर दें, सोफ़े के कवर्स भी उसी तरह के ऐड कर दें, पिलो कुशन कवर भी वही ऐड कर दें। जिस तरह से कलर थेरेपी होती है, इसी तरह से ब्रांड के अंदर कलर की जो साइकोलॉजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आ जाते हैं टाइपोग्राफी। आपका जो फ़ॉन्ट है वो हर फ़ॉन्ट अपने बारे में बता रहा होता है कि वो किस तरह के लोगों को जो वो टारगेट करता है। जैसे अगर हम सेरिफ फ़ॉन्ट की बात करें तो वो बड़ा ट्रेडिशनल सा फ़ॉन्ट है। अगर हम सैंस सेरिफ की बात करें वो थोड़ा सा मॉडर्न है, ठीक है जी। तो ये स्क्रिप्ट एक फ़ॉन्ट है जो थोड़ा सा एलिगेंट है। तो ये अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये कलर और फ़ॉन्ट के बारे में जानने के लिए आप जो है वो जनरेटिव एआई टूल्स जो हैं, जो चैटबॉट्स आप कहते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इमेजरी एंड स्टाइल। इमेजरी एंड स्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी कंसिस्टेंटली आप फोटोग्राफी, ग्राफिक्स और आइकन्स जो है वो अपने पास जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं तो बाज़ औक़ात हम इमेजेस जो है वो थोड़ी से आइकॉनिक रखते हैं, बाज़ औक़ात वेक्टर बेस्ड रखते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो रियल ह्यूमन टच उसमें दिया जाता है। 2 लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो तस्वीर रख दी, और इस तरह की जो रियलिस्टिक इमेजेस होती हैं हम वो रखते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस टाइप का टॉपिक जो है वो सामने डिलीवर कर रहे हैं, या कौन सा प्रोडक्ट है जो आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप एक प्रोडक्ट जो है वो पेरेंट्स को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कार्टून की जगह बच्चों को रखें, तो पेरेंट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर आप वही चीज़ बच्चों को शो कराना चाह रहे हैं तो आप उसमें कार्टून्स रखें, बच्चे ना रखें। कार्टून जैसे आपको यहाँ पे मेरी स्लाइड्स पे कार्टून्स दिख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो सोचना समझना वो सलाहियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और बड़ों की डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोगो और लोगो का जो यूसेज है वो यहाँ पर है।
लोगो किस टाइप के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पिक्टोरल होते हैं, वर्ड मार्क्स होते हैं। मैं आपको पीछे जाके दिखा देता हूँ, ये आपके सामने लोगो है। अब जैसे इसमें प्रीमियर लीग है, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही है, ये आइकॉनिक भी है और वर्डिक भी है। डिज़नी जो है वो सिर्फ वर्डिक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये कॉफ़ी आ रही है, तो ये आपके पास जो आइकॉनिक है, ठीक है। ये जो आपका मंकी बना हुआ है मेल चाइम का, ये आइकॉनिक है। तो इस टाइप के मल्टीपल तरह के लोगों के टाइप्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो उसमें आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं जब आप लोगो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी होती है कि आपकी इंडस्ट्री में किस तरह के लोगो ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अब आप उसको अगर यूनिक कर सकते हैं तो वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो क्या चीज़ पसंद करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक XYZ इंडस्ट्री में है और उसके अंदर सारे आइकॉनिक लोगोज़ यूज़ होते हैं, लेकिन जब आपने कस्टमर पर्सोना को थोड़ा सा बनाया और समझा तो आपको समझ में आया कि आइकॉनिक की जगह अगर हम इसको वर्डिक कर दें, या अगर हम आइकॉन और वर्ड को मिला के कोई अच्छा सा लोगो बनाएं, तो लगता है कि डिज़ाइन हिट हो जाएगा और लोगों का रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा। तो इट ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रांडिंग जो है वो आपके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर की जाए तो ज़्यादा मैटर करती है। सो वुड बी बेटर कि अगर आप 2-3 सैम्पल्स बना के या बनाने से पहले एक छोटा सा सर्वे कर लें अपने रिक्वायर्ड ऑडियंस से कि हम ये बनाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है। तो क्या होगा, आप एग्जैक्ट वही चीज़ बना पाएंगे जो लोग उसको देखना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक तो आप समझ लें हमारा ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे अब मैं आपसे क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, या मैं एक जनरल डिस्कशन करूँगा आपसे जिसमें मुझे ये पता चले कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं। स्टार्टिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आप लोगों का ऑलरेडी बैकग्राउंड जो है वो ब्रांडिंग से है, नहीं है, अगर है तो आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं, और अगर आप ब्रांडिंग में हैं तो फिर आप फ्रीलांसर हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं। जी, तो बताइए। जी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी एक क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मुझे उसमें कलर्स को चूज़ करने में काफ़ी इशू आ रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह के कलर्स चूज़ करने चाहिए फॉर दैट ब्रांड। अच्छा, जो आप ब्रांडिंग करने जा रही हैं अपनी, वो आपका अपना ब्रांड है एज अ स्टार्टअप? नो, एक्चुअली इट्स फॉर समवन एल्स, फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांस पे आप काम कर रही हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट रिसर्च में आप क्या करेंगी कि सबसे पहले तो मार्केट कस्टमर पर्सोना आप बनाएंगी ना, बायर पर्सोना आप बनाएंगी। तो उसमें आप ये सिलेक्ट करेंगी कि इस टाइप के जो लोग हैं वो कौन सी वेबसाइट से बाई कर रहे होते हैं। फिर आप उन वेबसाइट्स को खोल के देखेंगी। जब हम लोग ब्रांडिंग करते हैं या हम वेबसाइट बनाते हैं या हम लोगो बनाते हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ हम बनाए, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम अपने कस्टमर से एक सवाल लाजमी करते हैं। वैसे तो सारा कंटेंट लेते हैं, कलर थीम भी उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है, फिर उनसे कुछ हिस्ट्री उनसे पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने ये क्यों स्टार्ट किया। उससे हम समझ पाते हैं कि हमारे कस्टमर के जहन में इस वक्त चल क्या रहा है। दूसरा काम हम उनसे ये करते हैं कि आप अपने 5 कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट के लिंक्स भेजें, जो आप कहते हैं कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, और 5 ऐसी वेबसाइट के लिंक्स भेजें जो आपको अच्छी लगती हैं। अब कॉम्पिटिटर का मतलब ये है कि वो इसलिए भेजेगा कि इनसे अच्छा हमने करना है, लेकिन जो अच्छी लगती हैं वो कोई सी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको ब्रांड बनाना है क्लोथिंग का, लेकिन वेबसाइट उसको पसंद आई होंडा की। होंडा की क्यों पसंद आई? उसको कलर कॉम्बिनेशन उसका अच्छा लग रहा था, उसके डिज़ाइन और उसके जो एजेस थे और उसके जो कॉन्सेप्ट था वो। तो आप पहले 5 लिंक्स मांगे कॉम्पिटिटर्स के, और फिर 5 लिंक्स मांगे जो आपको पसंद है, और कोई भी हो सकता है। जब आप उन 10 वेबसाइट्स को बहुत थॉरली देखेंगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सारा आपके कस्टमर का, और उसी के साथ आप अपना बायर पर्सोना भी प्लान करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क। Okay, sir, thank you so much. Inshallah, I'll do this.
and I will share feedback if I can. यू आर वेलकम, यू आर वेलकम जी। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? आप अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो। मुझे पता तो चले मेरे पास सामने जो लोग बैठे हैं वो कौन हैं। जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली सोशल साइंस के बैकग्राउंड से और मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। लेकिन मैं पहले रिसर्च करना चाहती हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता चला है, जैसे आपने भी बोला कि नंबर्स स्पीक, तो जहाँ तक मुझे पता चला है लाइक इंस्टेंट के हम खुद के अच्छा ये है स्टार्ट करें, जो सब कर रहे हैं वही कर दें, तो इंसान कुछ नया इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि लाइक बी अ फाउंडर ऑफ समथिंग। लेकिन उसके लिए अब आई थिंक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज का पता होना ज़रूरी है। और ये तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पता कैसे चले कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में है अब पाकिस्तानी ई कॉमर्स के अंदर, तो बंदा फिर वो वाला स्टार्ट करे। उसके लिए कोई टूल है, रिसर्च टूल है या कुछ है? देखें, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं। trendy.ai के नाम से एक टूल है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे। ट्रेंड सेटर के नाम से एक टूल है, ये आप गूगल कर लीजिएगा। और मतलब यू गेट हंड्रेड्स ऑफ टूल्स लाइक दिस कि आप गूगल जाके आप गूगल करें कि कौन सा ऐसा टूल है जो कि हमें ट्रेंड्स के बारे में बताए, और उसके बाद फिर जब उन वेबसाइट पे जाएं तो आप अपने कीवर्ड्स वहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये कीवर्ड मुझे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वो जिसे कि कोई हर्बल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हर्बल प्रोडक्ट का जो भी ट्रेंड चल रहा है आप वहाँ जाके लिख दें, वो आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सीरम्स की बात करें, जो फेस सीरम्स आते हैं, आई सीरम आ रहे हैं, हेयर सीरम आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन एक वक्त था 10-15 साल पहले इसका कोई जिक्र ही नहीं था, सिर्फ फेयर एंड लवली आती थी और वही लगाते थे एंड दैट्स इट। लेकिन उसके बाद इनोवेशंस आती चली गई, सीरम का एक ट्रेंड आ गया, बन गई, मार्केट बन गई। अब कल को कोई और चीज़ आ जाएगी, फिर परसों कोई और चीज़ आए, तो वो जो ट्रेंड्स हैं ना वो सारे आपको उन वेबसाइट्स पे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये ट्रेंड्स बनते कैसे हैं? जब लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं ना, वो सारी सर्चिंग वो वेबसाइट्स कैच कर रही होती है मुख्तलिफ सर्च इंजन से, और वहाँ पे उन स्टैटिस्टिक्स की बेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हो रही होती है उस वेबसाइट पे एज अ ट्रेंड ऊपर लिखी हुई होती है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। फिर जब आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर जो दूसरे कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स वो आपको दिखाना शुरू कर देगा कि ये फर्दर लॉन्ग कीवर्ड्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिरम के साथ यूज़ किया जाता है शाइनिंग सिरम, बेस्ट सिरम फॉर हेयर, चीप सिरम, अफोर्डेबल सिरम, तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसको सर्च करने के लिए ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, एंड देन यू कैन हिट दैट। जी ठीक है सर, लेकिन उसका फिर ये कि आपने जैसे कहा कि ट्रेंड जो है वो होते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसी तरह अगर हम किसी ट्रेंड की बेस पे कुछ स्टार्ट करें और हम कर लें, लेकिन अगर बाद में वो ख़त्म हो जाए तो फिर ट्रेंड ख़त्म हो जाए? जैसे आपने सीरम्स की बात की ना कि उनका ट्रेंड था तो ज़्यादा लोगों ने उसको परचेज भी किया, लेकिन अब कम लोग करते हैं। तो अगर उसी को देख के इफ़ वी स्टार्ट समथिंग और बाद में वही ट्रेंड अगर कम हो जाए, देखिए ये तो बड़ी जेनरिक क्वेश्चन आपने किया है, बिकॉज हर चीज़ का एक इख्तिताम तो होता है, ठीक है। अब आप देख लें कि जब से एआई आया है, मेरे पास एक रिपोर्ट आई, चूँकि आई वर्क ऑन एजुकेशन एज वेल, तो हमें पता चला है कि ओवरऑल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स 30% फॉल हुए हैं। तो हर चीज़ का ट्रेंड होता है। अब एक वक्त था जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो सब कहते थे कि सीए करो, सीए करो, सीए करो, दैट्स इट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, बस इसके आगे इससे पीछे कुछ नहीं है। उससे पहले डॉक्टर्स बना करते थे, बस सिर्फ डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं करना। वो ट्रेंड ख़त्म हुआ, फिर नई चीज़ आई। उसके बाद टेक्सटाइल बहुत ऊपर गया, अब आईटी है, कल अल्लाह जाने क्या और चीज़ आ जाएगी। तो देखें हर चीज़ में ये चीज़ है। लेकिन सीरम की जब हम बात कर रहे हैं तो यू आर वर्किंग ऑन हर्बल प्रोडक्ट्स लाइन, उसके अंदर सीरम इज़ ट्रेंडिंग, यू हैव टू यूज़ सीरम एज ए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट टू ड्राइव द ट्रैफिक ऑन योर बिजनेस। जब कोई और चीज़ आएगी कंपनी आपकी वही रहेगी, आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे रख देना है। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क।
ठीक है, मेरा असल में यही था। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, यू वेलकम। और कोई क्वेश्चन हमारे पास? वी हैव 5 more minutes फॉर क्वेश्चंस। जी आमना। सर ये चीज क्वालिटी पे भी मैटर करती है ना, जी। कि अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो लाइक ट्रेंड पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे आपने फेयर लवली का एग्जांपल दिया, लाइक कुछ लोगों फेयर लवली ने जैसे कुछ लोगों का ट्रस्ट जीत लिया है तो वो अब भी यूज करते हैं, हालांकि उसका ट्रेंड खत्म हो गया है, तब भी वो यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात यह है कि जब तक आप ट्रेंड में शामिल नहीं होंगे, रेस में शामिल नहीं होंगे, आपको कोई देख नहीं पाएगा। आपके मैराथन्स होती हैं, ठीक है, हर शहर में मैराथन्स होती हैं, साइकिल पे भी करते हैं, पैदल भी करते हैं, लेकिन आपको जीतना है। जब आप उस रेस में शामिल नहीं होंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो बात यहाँ पे इसकी है कि अगर आपको उस रेस में जीतना है तो डेफिनेटली आपको उस ट्रेंड में शामिल होकर अपना कोई प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसको देखकर फिर लोग आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद गया और वहाँ मैं एक बिल्डिंग से उतर रहा था मीटिंग करके। मैं ऑफिस अटायर में था और मैं मीटिंग से फारिग हुआ और मैं लिफ्ट से नीचे गया। उस बिल्डिंग में ऊपर ऑफिसेस थे और नीचे वाले फ्लोर में उसमें मॉल टाइप बना हुआ था, बहुत सारी शॉप्स थी। तो मैं जैसे ही लिफ्ट सामने से खुलती है तो सामने एक गिफ्ट शॉप थी और उसने इतना खूबसूरत एक कॉफ़ी मग रखा हुआ था। तो मैंने जैसे ही उसको देखा, मैं उस शॉप के अंदर एंटर हो गया। मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं एंटर हुआ तो मुझे उसकी 10 चीज़ें और पसंद आ गई। मग लेने गया था, 4 चीज़ें और ले ली मैंने उससे। सो बेसिकली जब हम ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं तो उस ट्रेंड से हम ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ वी डिस्प्ले। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका डिस्प्ले होगा और वहाँ से आप मज़ीद लोगों को अपने स्टोर में लाएंगे और उसके बाद फिर आप उनको दिखाएंगे भाई हमारे पास ये 10 चीज़ें और हैं, ये 50 चीज़ें और हैं। कल को अगर उस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म हो गया, डोंट वरी, नया ट्रेंड शुरू होगा, उस ट्रेंड का हिस्सा बन जाएं। उस ट्रेंड में जो प्रोडक्ट है वो लोगों को दिखा के फिर आप ट्रैफिक अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ ले आएँ। सो दिस इज़ बेसिकली अ मार्केटिंग टूल। हाँ, अगर आप कहते हैं कि भाई ये ट्रेंड है और यही मेरा प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी जाके वो वैनिश होना है। तो अगर आप बिज़नेस मॉडल सिर्फ ट्रेंड के ऊपर बनाएंगे तो डेफिनेटली लॉस होगा। लेकिन बिज़नेस मॉडल आपका एक ओवरऑल होना चाहिए, ट्रेंड आपका एक टूल होगा। जी, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। जी ईमान ने हैंड रेज किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ फ्रीलांसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स या डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं और कंपटीशन जो है वो एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू द अपकमिंग लाइक बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, कि वो अपनी स्किल्स में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि वो उस कंपटीशन में आगे निकले। क्योंकि वेबसाइट तो यूनिक से यूनिक भी बना लें कि भी कंपटीशन हाई ही रहेगा, क्योंकि हज़ारों लोग बना रहे हैं, ऐप्स हैं हज़ारों लोग बना रहे हैं। तो जैसे अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो डिज़ाइनिंग हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी प्लस पॉइंट कि आप अपनी अगर सीवी में लिखते हैं कि आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ एक ऐसे प्लस पॉइंट हो कि जो अगर हम एज अ फाउंडर अपनी कोई बिजनेस भी शुरू करें, स्टार्टअप भी शुरू करें आईटी वर्ल्ड में, तो उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाइक यू नो को पीपल को अपनी तरफ बुलाए और ये दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटीज और वो आपके पास आए। देखें, आई गॉट यू। मैं आपको एक चीज़ बहुत ख़ास बताऊं। अब जो ट्रेंड आ रहा है वो सर्विस जो है वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, ठीक है। लोग सर्विस पे कम रिलाई कर रहे हैं। ख़ासकर जो लोग रिलाई कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है, और अगर वो उसको सीखना भी चाहते हैं तो वो उसको नहीं सीख पाते। उसकी वजह या तो उनकी नॉलेज की कमी है या फिर उनके पास वक्त की कमी है, ठीक। जैसे एक साहब हैं जिनको अभी हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो इतना बिज़ी होते हैं कि वो समझ लें कि ड्राइव करते करते वो खाना खा रहे होते हैं, चाहे दोपहर का हो चाहे रात का हो। वो इतना बिज़ी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। वो हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आके बता रहे होते हैं कि हमें ये सर्विस चाहिए, और जब हम उनको बताते हैं कि ये इसकी इतनी कॉस्ट करती है तो वो कहते हैं कि यार ये तो मुझे पता है, आप इस टूल को यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ख़ास करके हमारी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में। सो मैं आपको इस वक्त यही सजेस्ट करूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे जिनका ताल्लुक़ प्रोग्रामिंग से है, आईटी से है, कंप्यूटर साइंस से है,
नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट अ टूल, ठीक है। आप लोगो बनाकर देने के बजाय ऐसा टूल क्रिएट करें कि लोग उस पे आएँ, लॉगिन करें, पे करें और अपना लोगो खुद बना के चले जाएं। सिंपल इज़ दैट। इसको हम कहते हैं सास मॉडल, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये इस वक्त अप टाइम है, राइट टाइम है ऐसे टूल्स क्रिएट करने का। जैसे आपको ये बहुत सारे जो है वो मिल जाएंगे। सैमरश का आपने नाम सुना होगा। सैमरश एक ऐसा टूल है जो कि आपको SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अब आपको SEO के लिए किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ आपको करके दे देगा। आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करके दे देगा, कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट भी निकाल के दे देगा, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की बैकलिंकिंग भी निकाल के दे देगा, साथ ही साथ वो आपको मज़ीद कीवर्ड्स दे देगा, सारा कुछ निकाल देगा और आपकी अपनी वेबसाइट का पूरा ऑडिट करके एक सारी रिपोर्ट विद इन अ सेकेंड आपके सामने रख देगा। तो ये और फिर सजेशंस भी वो आपको दे सकता है। तो बात ये है कि अब चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं, तो हमने बेसिकली अब काम करना है टूल्स के ऊपर। अब अगर हम अपनी बात करें तो हम अभी अपने एक AI मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो लाइव नहीं हुई है, आप लोगों के साथ अभी पहला सेशन है। मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज़ में मेरी आपके साथ कोई 4 इंटरेक्शंस होनी है, जिसमें से पहली है। तो अगली इंटरेक्शन में या हो सकता है 3rd या 4th इंटरेक्शन में वो टूल लाइव हो जाएगा, तो मैं आपको उसका डेमो भी दे सकता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली 50+ टूल्स होंगे। आपने जाके उस पर लॉगिन करना है और 50+ टूल्स हैं। आप अपनी टी-शर्ट डिज़ाइन कर लें, आप अपना बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर लें, आप अपना लोगो डिज़ाइन कर लें, आप वहाँ पे कीवर्ड्स निकाल लें, आप नए ट्रेंड्स निकाल लें, आप आर्टिकल बना लें। 50 टूल्स हैं उसके अंदर। उसके अंदर उसका अपना चैटबॉट है, उसके अंदर कंटेंट, मतलब यू नेम इट वी हैव इट। वो एक रजिस्ट्रेशन है, वो एक वेबसाइट है, वो एक आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट होगा एंड यू कैन डू अ लॉट। अब वो चीज़ें जब हम मल्टीपल लोगों को देंगे तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं हाउ बिज़नेस ग्रोस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, इसमें एक और बेनिफिट ये आता है कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगो बना लेंगे, 3 बना लेंगे, 4 बना लेंगे। लेकिन जब वो टूल लॉन्च होगा हमारा तो 10,000 लोग एक साथ आएंगे, टूल बना के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सब पे ही कर रहे होंगे हमें इनडायरेक्टली। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। जी जी, आमना। यस, क्लियर सर। क्लियर, ओके, थैंक यू। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम ऑडिबल? जी जी। सर असल में मुझे बायर पर्सोना के बारे में पूछना था कि जिसमें आपने कहा कि हमें बायर के बारे में पता होना चाहिए, वैल्यूज़ एंड फेयर्स, गोल्स एंड चैलेंजेस। तो मेरा सवाल ये है कि हमें लोगों के वैल्यूज़ और फेयर्स के बारे में किस तरह पता चलेगा? देखें, आपको ना उनके बारे में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक गाड़ी है ऑल्टो, ठीक है, और एक गाड़ी है सिविक। जो ऑल्टो ख़रीदेगा ना, उसका फेयर क्या है? वो ये है कि इसकी मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, यार ये खर्चा ना निकाले ज़्यादा, ये पेट्रोल ज़्यादा ना खाए। आपको उसका फेयर पता चल गया, ठीक है। सिविक वाले का जो फेयर है ना, वो पेट्रोल नहीं है, एवरेज नहीं है। जब वो 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है तो वो 1 लाख का पेट्रोल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए क्वालिटी है, साउंड है, उसकी ग्रिप है, उसकी स्पीड है, ठीक है ना। तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, उसके लिए डिफरेंट। इसी तरह से अगर हम ब्रांड्स की बात करें, एक छोटी सी शॉप पे अगर कोई ड्रेस ख़रीदने जाता है तो वो क्यों जाएगा, और एक बहुत बड़े ब्रांड पे कोई जाता है तो वो क्यों जाएगा। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बायर पर्सोना किस तरह से बनाया जाता है। सही, ठीक है सर। जी, जावेरिया। जी जावेरिया, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने उसको कर लिया था। अच्छा, आपने कर लिया था, चलें, दैट्स ग्रेट। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो दिख रही होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ब्रिंगिंग योर ब्रांड टू लाइफ ऑनलाइन, वॉइस एंड कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फाइंडिंग योर ब्रांड वॉइस, ठीक है, ट्रांसलेटिंग योर ब्रांड पर्सनैलिटी इनटू अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग,
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज़ योर वॉइस प्रोफेशनल, विटी, फ्रेंडली और इंस्पिरेशनल। जब हम बायर पर्सोना समझ गए हैं और मज़ीद समझेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके जहन में खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के वक्त में या आप लोग की क्या एज है कि जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त सेफ गार्ड सोप जो है वो लॉन्च किया गया था। और सेफ गार्ड की एक बड़ी मशहूर स्टोरी थी डर्टू की। जरासीम थे उसमें, बहुत सारे जो है वो जर्म्स बनाए गए थे। उसमें एक डर्टी थी, एक डर्टू था, एक कचरा रानी थी। तो वो एक स्टोरी बना के हमें दिखाई गई थी। और मुझे याद है कि हर महीने ये सेफ गार्ड वाले हमारे स्कूल में आया करते थे, हमें फ्री सोप डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उन्होंने एक कार्टून एनिमेशन बनाई हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, प्रोजेक्टर और सारा कुछ वो अपने साथ लाते थे। 8-10 लोगों की टीम होती थी और वो हमारी लाइब्रेरी में, जहाँ वो पूरा कारपेट हुआ था, और वहाँ पे वो हमें नीचे बिठाते थे फ्लोर पे, और एक दीवार पे प्रोजेक्टर लगा के हमें 15 से 20 मिनट की वो कार्टून दिखाते थे। तो वो जो स्टोरी थी ना, वो हमारे दिमाग में ऐसी बैठी थी कि मुझे याद है कि उसके बाद 10 साल तक मेरे घर में सिर्फ सेफ गार्ड था। मैंने उसके बाद किसी किस्म का कोई दूसरा साबुन नहीं देखा, क्योंकि मैं घर में आके कहता था मैंने उसी से नहाना है, मैंने उसी से हाथ धोने हैं, मैंने वही इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ हाउ यू टेल द स्टोरी। अच्छा, अब इसकी ये थोड़ा सा उसको समझें। वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो ज़ाहिर है वैसे। अब अगर आप ब्रांडिंग की बात करते हैं ना, अगर हम फैशन ब्रांड्स की बात करते हैं, तो फैशन ब्रांड्स में आप जब कमर्शियल्स देखेंगे, अगर वो ईद के ऊपर बात हो रही है तो आप देखेंगे कि जो भी मॉडल है वो अपने कपड़े पहन के जो है बादशाही मस्जिद के अंदर जो है वो वॉक कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई शादी का सीज़न होगा तो वो उसका बैकग्राउंड अलग होगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग, कि आप उनको बता रहे हैं कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से हो रहा है, या आप भी अगर इसमें शामिल होंगे तो ऐसे होंगे। तो आपको स्टोरी, ये बेसिकली आपका एक इमोशनल टच डेवलप करता है अपने कस्टमर के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, डिज़नी है। ठीक है, अब डिज़नी की जितनी भी कार्टून्स हैं, पहले तो वो कार्टून सीरीज़ थी, पहले वो एनिमेटेड सीरीज़ थी, लेकिन आप देखें कि उनके तमाम जो कैरेक्टर्स हैं उसके आपको स्टफ़ टॉयज़ भी मिलते हैं। ठीक है, आपको वो मेटल में भी आपको वो चीज़ें, गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कि डिज़नी कार्टून्स में आती हैं। तो पहले उन्होंने स्टोरीज़ बनाई, लोगों के, बच्चों के दिल में जगह की। उसके बाद उन्होंने उन तमाम कैरेक्टर्स को मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की शक्ल में मल्टीपल जगहों पे रखना शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड्स के अंदर आप जाएंगे तो उनके अपने एक प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टीवी में आ चुके हैं। तो ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग होती है। जब आप ब्रांडिंग करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा, अभी दिखाऊँगा। एक कंपनी है पाकिस्तान, यहीं पे कराची में ही, तो उनकी हम ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका एक प्रोडक्ट है जानमाज़। ठीक है, अब जानमाज़ तो हम सबके घरों में होती है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि एक बड़ी साइज़ की जानमाज़ होती है। उन्होंने क्या किया, एक बच्चों की जानमाज़ बनाई है, छोटे बच्चों की, जो कि 1 क्लास से लेके 5-6 क्लास के बच्चों के लिए होती है। अब ऐसा तो कहीं पे प्रोडक्ट हमने देखा ही नहीं, मैंने भी कहीं नहीं देखा, क्योंकि बड़ों की नमाज़ होती है, बच्चे भी उसी में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने कहा ये हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये मेरा विज़न है कि बच्चे को भी एक इसमें रुझान जो है वो पैदा हो और वो अपनी नमाज़ निकाले और नमाज़ पढ़े। उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा हमने इसके 9 लाख यूनिट बना लिए और सिर्फ 20,000 बिके, उसके बाद ये बिक नहीं रहे, हम क्या करें। हम परेशान हो गए हैं, हमारा जो स्टॉक है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हमारे इसमें फंस गए और ये फंसे हुए तकरीबन 1 साल हो गया। और उससे पहले वो 4-5 अलग अलग कंपनीज़ और ब्रांडिंग कंपनीज़ और मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ वो काम कर चुके हैं। उन्होंने फ्लायर्स बनाए और पता नहीं क्या क्या बनाया और यूट्यूब पे पोस्टर लगा रहे हैं और रील्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। अब व्हाट वी डिड इज़ कि हमने उनको एक अलग ही स्ट्रेटजी सुना दी, एंड नो डाउट वो थी बहुत कॉस्टली, लेकिन उनको समझ में आ गई और वो सक्सेसफुल भी हो गई। हमने एक कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ बना दी। कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ में 2 बच्चे थे, एक बहन थी और एक उसका भाई था। तो वो भाई बड़ा परेशान बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था। वो बहन आती है, उसके हाथ में जो है वो जानमाज़ होती है, वो कहती है क्या हुआ तुम्हें। तो उसने कहा मैं बहुत उदास हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो वो जानमाज़ बिछाती है,
नमाज़ पढ़ती है, दुआ करती है, उससे कहती है कि देखो कितना सुकून मिला, तो वो उसको देखता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो इस टाइप की हमने 12 एपिसोड्स पे पूरी सीरीज़ बना दी, और वो सीरीज़ बना के हमने कराची के 10 स्कूल्स के अंदर बात की और वहाँ जाके लाइब्रेरी में चला दी। विद इन अ मंथ उनका अच्छा खासा स्टॉक जो है वो सेल आउट हो गया। अब वो हमसे कह रहे हैं कि अब आप ये पूरे पाकिस्तान के हर शहर में जाके करें, बजट हमारे पास बहुत है। अब उन्होंने कहा कि आप हमें दिसंबर तक जो है 50 स्कूल्स में ये सेशंस करवा दें, और हमें उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा स्टॉक निकल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू मार्केटिंग। ये बिल्कुल अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट था। एंड अगेन व्हाट हैपेंड वाज कि वो वीडियो फिर हमने अपने 4-5 और कस्टमर्स को भेजी, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी कि यार ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, और हमारी भी एक कार्टून सीरीज़ आप बना के दे दें। तो वो कार्टून सीरीज़ मैं भी आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, मुझे याद ज़रूर दिला दीजिएगा आप लोग ना एंड में, अगर मेरे जहन से निकल जाए। अच्छा, तो ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट एज अ ब्रांड एक्सपीरियंस। ठीक है, हाउ एवरी पीस ऑफ कंटेंट फ्रॉम अ ट्वीट टू अ ब्लॉग पोस्ट टू एन इंस्टाग्राम स्टोरी रीइंफोर्सेस योर ब्रांड। सिंपल सी बात यहाँ पर हो रही है कि आपको अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो जहन में आ जाए ये आपका ब्रांड है। ठीक है ना, आपकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका फ्लायर हो, आपका लोगो हो, आपकी वेबसाइट हो, आपका फेसबुक पेज हो, लिंक्डइन पेज हो, व्हाटएवर, कहीं पे भी कोई शख्स आपको देखे तो उसके जहन में आपका ब्रांड आ जाए। तो वो ब्रांडिंग बेसिकली एक सक्सेसफुल ब्रांडिंग कहलाती है, और हम उसमें बेसिकली अलाइन करते हैं टॉपिक्स को भी, और उसके कलर कॉम्बिनेशन को भी, और उसकी थीम को भी। अब मैं अगर एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, अगर मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ आपसे, कि जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है, हर स्लाइड जो है वो है तो डिफरेंट कलर में, एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ, लेकिन ये आप देखें एक पूरी थीम बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक कार्टून एनिमेटेड या एक कार्टून सीरीज़ है जिसको हम देखते चले जा रहे हैं, और हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ रहा है, और हमारा बेसिकली जो आइकन समझ लें, ये कार्टून समझ लें, वो टॉपिक से मैच भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी ब्रांडिंग होती है। अब यहाँ पर आप देखें, ये बात कर रहा है ब्रिंग वॉइस टू योर कंटेंट, तो यहाँ पर आप कार्टून देखें उसी तरह से आपको बता रहा है। यहाँ पे ये कहता है एक ब्रेक लेते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको उसी तरह का जो है वो एक पोस्चर दे रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क, कि जब हम अपने ब्रांड का एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं दी एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी की। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ऑडिट करते हैं अपने डिजिटल टच पॉइंट्स का। ऑडिट क्या होता है, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुका हूँ, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो कंसिस्टेंट है आपकी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, आपका ईमेल सिग्नेचर, आपके डिजिटल एड्स, आपके कमर्शियल्स, उन तमाम चीज़ों पे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी जो क्या कहते हैं फ्लायर होता है वो दूसरे फ्लायर से बहुत डिफरेंट होता है, आपकी वो ब्रांड पोजीशनिंग नहीं बन पाती। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर इसको खोलता है तो वो देखता है कि अच्छा ये कौन सी कंपनी करवा रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि वो देखते ही पता चल जाए अच्छा ये तो वो फलां कंपनी ने ये वाली भी ट्रेनिंग लॉन्च कर दी। तो ये बेसिकली दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है कि हमारे जो ब्रांड्स हैं या तो वो इस ब्रांडिंग को समझ नहीं पाते, वो कहते हैं बस चल चलाओ वाला काम होना चाहिए, फ्री में हो जाए, सस्ते में हो जाए, बस हमारा काम हो जाए, भले उसका रिज़ल्ट आए या ना आए। या फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका वाकई में कोई बजट नहीं होता। तो हम लोग जब काम करते हैं, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास बेसिकली ऑप्शंस हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस कस्टमर के साथ काम करना है, ताकि हम अपनी भी रेपुटेशन बिल्ड कर सकें। जब हम किसी नए कस्टमर को दिखाएं कि हमने क्या काम किया है, तो हम उनको दिखा सकें कि हमने ये काम किया है। तो उसके लिए हमें एक ओपन बजट और एक ओपन स्पेस की ज़रूरत होती है कि हम उनको बता सकें अपने कस्टमर को कि ब्रांडिंग देखें इस तरह से की जाएगी, ना कि वो हमें बताएं। अच्छा, दूसरा ये है कि जब पहली मीटिंग होती है या पहला प्रपोज़ल होता है, वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपका कस्टमर बोले कि ठीक है, हमने अपना ब्रांड आपके हाथ में दे दिया है, हमें आप पे भरोसा है, अब आपने जो करना है कर लें। एंड सेम गोज़ विद दिस प्रेयर मैट्स कंपनी। उन्होंने हमारा काम देखा, उन्होंने हमारा प्रपोज़ल देखा, उन्होंने कहा बड़ी यूनिक चीज़ लाए हैं। उसके बाद उन्होंने कोई बीच में हमारे साथ कोई वही नहीं किया कि भाई ऐसे क्यों किया या यूँ नहीं करो तो उसको वैसे। उन्होंने कहा हमें पता है यू आर डूइंग ब्रांडिंग फॉर लास्ट 19 ईयर्स, तो अब हम आपको ओपन स्पेस देते हैं, आपने जो करना है कर लें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब अगर आपका अपना ब्रांड है तब तो एक जाहिर सी बात है, आप तो हैं ही, आपके हाथ में सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं द साइकिल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की जो साइकिल है, बेसिकली आपने एक वर्ड सुना होगा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक और आपने सेंटेंस सुना होगा ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्राई करते हैं, एरर आता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर एरर आता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर एरर आता है, फिर एट द एंड वो सही हो जाता है। ट्रायल एंड एरर, या फिर आप उसको जो है वो R&D भी कह सकते हैं। तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कुछ डेवलप कर रहे हो, चाहे आप कुछ सेल कर रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, वो आप R&D चलता रहता है और वो बेहतर होता रहता है। मैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, कर मैं 19 साल से रहा हूँ, लेकिन पढ़ा मैं पिछले 13 साल से रहा हूँ। लेकिन हर प्रेजेंटेशन में मैं नई चीज़ें ऐड कर रहा होता हूँ। इसी तरीके से जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी नई इनोवेशंस हम लाते रहते हैं कि इसको किस तरह से बेहतर करें। पहले सिर्फ कंटेंट हुआ करता था, मोबाइल पे मैसेजेस जाया करते थे, उसके बाद फिर वो उसके अंदर जो है वो इनोवेशन आ गई, फिर वो तस्वीरों की शक्ल में आ गया, पोस्टर्स बनने शुरू हो गए, फिर रील्स की शक्ल में आ गया, अब जो है वो मज़ीद और चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब आगे आना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली इसके अंदर क्रिएटिविटी आती रहती है, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करते रहते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा, आपने अपनी ऑडियंस से फीडबैक्स वगैरह जो है वो लाजमी लेनी होती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लास्ट हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने जो चीज़ें की थी, सबसे पहला जो हमने काम किया था, हमने उसकी फाउंडेशंस पे बात की थी। तो जब भी आप मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर बात करते हैं, ख़ास करके जो मॉडर्न टेक्निक्स चल रही हैं, सबसे पहले आपने उसका जो है वो फाउंडेशन तैयार करना होता है, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि उसका पर्पस क्या है, ऑडियंस कौन है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिविटी विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर बना रहे हैं, वो मैच करनी चाहिए ताकि आपका ब्रांड डेवलप हो सके। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो हमें ब्रांड डेवलप करना है, मार्केटिंग ऑटोमेटिकली इसके साथ हो जाएगी। जो तीसरा पॉइंट आता है वो है एवरी इंटरेक्शन काउंट। ठीक है, योर ब्रांड इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिटल टच पॉइंट्स। तो आप जब ट्रैफिक अपना डाइवर्ट करते हैं तो बाज़ वक़्त लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत सी कंपनीज आती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ब्रांड है, शॉप्स हैं, उनके 3-4 ब्रांचेज़ हैं, चाहे वो फैशन की हो या चाहे व्हाटएवर किसी भी चीज़ की हो, लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं है। जो भी उनके पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? फेसबुक से उनके पास कंटेंट जो है वो लीड्स आ रही हैं, यूट्यूब से लीड्स आ रही हैं, वो ज़ाया हो रही हैं। जो वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रही है, और जो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे वो ज़ाया हो रही हैं। ठीक है, तो उनके पास कोई डेटाबेस नहीं है। तो होता यह है कि अगर आप 10 प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ से सारा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट जैसी पॉपअप खुलेगा वो आपका एक ईमेल आईडी ले लेगा, जिसको आप न्यूज़लेटर कहते हैं, और वहाँ से फिर आप उसको दोबारा रीसेलिंग या अपसेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, कम्युनिकेटिंग दी ब्रांड टू कस्टमर्स। यस, तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे ना, तो लास्ट जो पॉइंट होगा ये आपका नहीं है, ये उस सिस्टम का है। यानी आपने अपना ब्रांड ऐसा डेवलप कर लिया कि अब आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सेल्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगेन वही वाली बात जो अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, सर्विसेज से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करें। दैट वुड बी ग्रेट कि आप कोई भी चीज़ ऐसी जो जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है, आप उसका प्रोडक्ट बना के मार्केट में डाल दें, दैट्स इट, उस मार्केट से निकल आएँ। अगर आप कंपटीशन में लगे रहेंगे, आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और आपको जो अर्निंग होगी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। आपने एक गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, आप नहीं ले पाएंगे। जिस चीज़ में कंपटीशन है वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करके उस सिस्टम का हिस्सा बना दें, या फिर उस कंपटीशन से निकल के कोई यूनिक चीज़ पे आप आ जाएँ। ठीक है, तो दैट वुड बी ग्रेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप UCG एड्स के बारे में आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप उसको नोट डाउन कर लें। UCG एड्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और एक ऐड की जो कॉस्टिंग इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है वो तकरीबन $1000 के करीब चल रही है। ठीक है, 900 से $1000। $1000 तकरीबन आपका बनता है पौने 3 लाख रुपये। अगर आप उसको हाफ रेट में भी देते हैं तब भी तकरीबन 1.5 लाख के पौने 2 लाख के करीब आपकी एक UCG एड्स जो है वो सेल हो जाती है। UCG एड्स बनाने के लिए आपको सिर्फ एक स्किल की ज़रूरत है, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दैट्स इट। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई है तो बस फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप UCG एड्स एक दिन में एक बहुत आराम से बना सकते हैं।
और हम लोग बना रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, हमारे पास पूरे स्टैट्स हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि UCG एड्स बनाते हैं और वो दे आर अर्निंग इन द मिलियंस। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू। अच्छा, दूसरी चीज़ अगेन, अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सीखनी है, समझनी है विद प्रैक्टिकल, दिस वाज जस्ट एन प्रेजेंटेशन। मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कैसे होता है, क्या होता है, कौन करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है प्रॉपर तरीके से विद टूल्स एंड ऑल दैट इन द प्रैक्टिकल अप्रोच, सो यू कैन ज्वाइन अस फॉर द प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देते हैं, ऑलरेडी हमारा यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम चल रहा है, ऑन साइट भी है, ऑनलाइन भी है। सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और उसके साथ हम टूल्स भी आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है जी। तो सो फार मेरी तरफ से इट्स ओवर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपका जो प्रोग्राम है वो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बेटा ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, आपको दिया हुआ नंबर और ईमेल इसमें नहीं है शायद, तो नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। इट्स अ सेल्फ बेस्ड, वीडियो बेस्ड एंड लाइव इंटरेक्शन क्लास एज वेल। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ लाइव क्लास, जैसे अभी मैं आपके साथ लाइव हूँ, ऐसे लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब ये एक मिक्स मैच होगा। और उसके साथ आपको असाइनमेंट्स, आपको शीट्स, आपको टूल्स, ये सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उन टूल्स के आपको वर्जन्स भी दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कैनवा हम यूज़ करना सिखाएंगे तो कैनवा प्रो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारा अपना जो टूल है वो 50+ वाला जो मैंने आपको बताया, दैट कॉस्ट अराउंड $49 पर ईयर। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे तो हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे एलुमनाई के लिए वो सारे टूल्स फ्री होंगे। तो ये सारी चीज़ें, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सैम्पल्स होंगे, केस स्टडीज़ होंगी, सारा कुछ होगा। और उसके अंदर हमारे जो लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं हम उसमें भी आपको शामिल कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया हम ब्रांडिंग कर रहे हैं कंपनी की, तो हम आपको उस प्रोजेक्ट में भी शामिल कर सकते हैं कि आप वो प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तो डेफिनेटली उसके बाद आपको जो है वो जॉब भी अच्छी मिल पाएगी कि आप दिखा पाएंगे कि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और ये इस वक्त मार्केट में मौजूद है। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क। अच्छा, आप बार बार बोल रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन। आपकी स्क्रीन के सामने एक नंबर होगा, बस यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैम। आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर आ रहा होगा, गेट इन टच विद अस के नीचे एक नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर, सॉरी मैसेज कर दीजिएगा, दे विल रिप्लाई यू जी। और कोई सवाल UCG एड्स का आप पूछ रहे हैं क्या होता है? तो बेसिकली UCG एड्स जो होते हैं ना, एनिमेटेड एड्स टाइप होते हैं। बेसिकली एक मॉडल है, उसके हाथ में प्रोडक्ट है, वो उसको दिखा रहा है या दिखा रही है, या एक शख्स है वो शर्ट या पैंट पहन के या कुर्ता शलवार पहन के उसको मॉडलिंग कर रहा है। ये बेसिकली AI बेस्ड जब बनते हैं इसको UCG एड्स कहते हैं। उसमें आपको किसी किस्म के मॉडल की ज़रूरत नहीं होती, कैमरे की ज़रूरत नहीं होती, शूटिंग की ज़रूरत नहीं होती, और आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं, कुछ नहीं। आप उस कैरेक्टर को AI से जनरेट करते हैं, AI से ही बैकग्राउंड बनाते हैं, उसी से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उसको जो है वो दे देते हैं। अगर परफ्यूम है तो उसके हाथ में परफ्यूम होगा, उसी से आप उसकी एनिमेशन कर रहे होते हैं, सब कुछ उससे होता है। हाउ टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे प्रोग्राम में शामिल है, तो इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी सिखा दी जाएगी। नंबर ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड, ओके सॉरी। अब आई गेस आपको आ गया होगा नंबर, मैं बोल भी देता हूँ, 0339411049। बाकी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको वो उस नंबर पे ही मिल जाएंगी। कोई क्वेश्चन अगर आपने मुझसे पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ब्रांडिंग के हवाले से, कोई कन्फ्यूजन या एनीथिंग एल्स। आपको शायद वो वीडियो में दिखा देता हूँ, एक सेकंड में, ज़रा आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया। Excuse me, sir. May I ask a question? जी जी प्लीज़। ओके सर, मेरा नाम कायनात है और मैं जरीदा एक ब्रांड न्यूज़पेपर ब्रांड ऑनलाइन न्यूज़ के लिए ना वॉलंटियरशिप कर रही हूँ, एंड वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन आवर डिजिटल प्रेजेंस।
अब बाकी चीज़ों के लिए तो मैं समझती हूँ कि इनसिक्योरिटी पॉइंट्स को और टारगेटेड मार्केटिंग करने से आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसा ब्रांड लेकर चल रहे हैं जिसका काम लोगों को इन्फॉर्म करना है, न्यूज़ पहुंचाना है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच आई शुड यूज कि हमारी डिजिटल प्रेजेंस और हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ जाए। इफ यू हैव एनी आइडियाज प्लीज। तो ये बेसिकली एक न्यूज़ वेबसाइट है? यस सर। अच्छा, देखिए न्यूज़ वेबसाइट में बेसिकली जो इस वक्त जो चलता है वो ये होता है कि आपका सबसे पहले तो ट्रैफिक इंक्रीज़ आपको करना होता है मल्टीपल सोर्सेज से। सबसे पहले तो आपको वो करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड है कि अगर आप जो व्लॉगर्स करते हैं वो तो एक साइड पे हम रख देते हैं, जो ब्लॉगर्स कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता है वो क्या करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की बात करें ना, उनका भी सेम ट्रेंड है कि वो दिखाते कुछ हैं, जब खोलते हैं तो उसमें ख़बरें ही कुछ और आ रही होती हैं। तो आपने सबसे पहले तो उसको यही एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि आप जो दिखा रहे हैं वही बेसिकली अंदर भी उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके पास कुछ अच्छा, ये मुझे बताएं कि वेबसाइट जो आपकी है या जो भी है ये वीडियो बेस्ड है या आर्टिकल बेस्ड है? सर आर्टिकल बेस्ड है। इनफैक्ट मैंने पिच किया था कि हमें रील्स, एनिमेटेड रील्स के ज़रिए और ये जो रीच प्रोग्राम्स हैं, यानी हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं, स्कूल्स के अंदर जाएं और वहाँ पे किड्स प्रोग्राम वगैरह निकालें। उन प्रोग्राम्स पर अभी प्रपोजल्स पर काम चल रहा है, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ली जाए, ब्रांड अच्छा है और बाकी भी हम फीचर्स को ज़्यादातर कवर करते हैं। ये लोग ऐसे कवर नहीं कर रहे कि ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर कर रहे हो, हर मिनट के ऊपर खबर आ रही हो, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट हमारे इन डेप्थ आर्टिकल्स होते हैं, बट वही बात कि आजकल लोग इतना नहीं पढ़ते। टू ब्रिंग ट्रैफिक टू द वेबसाइट, टू ब्रिंग ट्रैफिक टू इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट शुड वी डू? लोग रुके आए तो सही ना, फिर ही तो रुकने की बात है। टारगेट क्या है? एक जनरल है या कोई स्पेसिफिक टारगेट है आपका? Sir, for the time being, the target is to attract youth of Pakistan from 18 to 29. These are the targeted audience, because इसी तरह के features हम लोग cover कर रहे हैं। नहीं, क्या टॉपिक आपका? नहीं, बेसिकली आप डिलीवर क्या कर रहे हैं? न्यूज़ किस टाइप की है, मतलब उसके अंदर क्या आप दे रहे हैं? Sir, news pieces are like, for example, I will give you an example. I recently wrote an article about can protest become policy, feminist movements and have they actually changed the law. इस तरह के pieces होते हैं। तो आपका टारगेट यूथ है? Yes. ओके, गॉट इट। देखें, उसको तो फिर बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आपको ना मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप उसमें एम्बेसडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्बेसडर्स, हाउ यू कैन डू दैट, कि अगर तो आपका पोर्टफोलियो बाकी स्ट्रॉन्ग है और उस कंपनी की एक वर्थ है मार्केट में, तो आप सबसे पहले ये करें कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप एक एम्बेसडर ऑन बोर्ड करें और वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को प्रमोट करें। दिस प्रैक्टिस कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें ये होगी कि यू कैन ऐड सम वैल्यू, लाइक कि आप उसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह को भी दें, कुछ ऐसे चीज़ें वहाँ पे लोगों को दें जिससे उनको फ़ायदा हो, सिर्फ खबरें ना हो, मतलब उनसे उनको कोई चीज़ मिले, तो वो उसके लिए बेसिकली बेनिफिट होगा। ठीक है सर। और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर हम मैंने इसके लिए ना जब केस स्टडी की थी, मैंने ये प्रपोजल लिखा था पहला, तो आई रेड डॉन और ये इसका नाम गार्डियन एंड ऑल ऑफ दोज इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स, और उनकी अप्रोच ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी। वही सब कुछ, जैसे किड्स के लिए एक पीस निकाल दिया, लोकल लैंग्वेजेस में पीस निकाल दिए, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हमने ऐसा कुछ ट्राई किया है, हमने ऐसी सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हैं, दे डोंट वर्क। आपकी वाली बात है कि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा। व्हाट डू वी डू टू stand away and stand tall in this tsunami of news agencies? देखें, अगेन वही वाली बात है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और जैसा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लास्ट में आपको बताया, R&D या ट्रायल एंड एरर, वो आपको बार बार करते रहना पड़ेगा। एंड यू हैव टू हिट दैट वन थिंग, जो आपको बाद में पता चल जाएगा कि इससे काम बन गया, ठीक है। तो ये आपको सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें आपको डिजिटल के साथ साथ आपका जो फिज़िकल प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप लोगों को वहाँ पे क्या कहते हैं, फीचर करना शुरू करें। बहुत सारे ऐसी, सिर्फ उनकी तो वेबसाइट्स भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब फेसबुक के पेजेस हैं। व्हाट दे डू इज़ कि उन्होंने सबसे पहले तो उस पर फॉलोअरशिप बढ़ाई। अब डेफिनेटली एवरीबडी नोज़ के यार फेक फॉलोअर्स भी होते हैं और पेड भी होते हैं और बाकी जेन्युइन भी होते हैं, तो उन्होंने सब मिक्सअप करके तकरीबन 1 लाख के करीब फॉलोअर्स कर लिए।
ठीक है, और उसमें कुछ बैड प्रैक्टिसेस भी थी और गुड भी थी। उसके बाद व्हाट दे डिड के उन्होंने बहुत सारे यूथ को, स्टार्टअप्स को फीचर करना शुरू किया एंड दे सेड, उन बहुत सारे हैं तकरीबन 8-10 जिन्होंने मुझे भी कॉल की, ये सर वी ओनली चार्ज यू फॉर 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी और 5000 रुपीज़ एंड वी विल फीचर यू, और हमारा जो क्या कहते हैं ऑडियंस है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो इस तरह से उन्होंने चीज़ों को ऐड करना शुरू किया। व्हाट दे डिड के उन्होंने एक सेंसेशन क्रिएट की। क्या की, मैंने देखा यार 1 लाख लोग, मेरी तस्वीर लगेगी, मैं तो मशहूर हो जाऊंगा, मेरा स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप 1 लाख लोगों तक एकदम पहुंचेगा। तो उन्होंने क्या किया कि दिस इज़ एन इनोवेटिव स्टार्टअप बाय मिस्टर फैसल शेख एंड फ्ला फ्ला फ्ला, ये इनकी वेबसाइट है एंड दैट्स इट। मेरी ब्रांडिंग हो गई। अब मैं खुद भी उसको अपने सर्कल पे प्रमोट करूँगा। अब आपने ऐसे 10 लोग आपको मिल गए तो वो ओवर सेल, या आप समझ लें कि ओवर प्रमोशन होनी शुरू हो गई है। तो इसको ये क्रॉस सेलिंग कहा जाता है और आप इसको क्रॉस मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मेरे जहन में आई है, जब हम इस पर बैठेंगे तो हम पता नहीं कितनी और चीज़ें निकाल सकते हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अगर मुझे हमें ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ क्या हम आपको ज़हमत दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने वो नंबर शेयर किया हुआ है, बस आप उस पर रब्ता कर लें, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, व्हाटएवर। उसके अलावा आप वहाँ पे अपना नाम नंबर भी शेयर कर दें, तो उससे ये होगा कि जब कोई सेशन होगा तो आपको उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। बल्कि द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ यस यू कैन। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप ये बहुत अच्छे सेशंस करवाते हैं और इनसे पहले मैं ऑलरेडी इनके साथ 3-4 करवा चुका हूँ सेशंस, और इस सीरीज़ में भी मेरे इनके साथ 4 सेशंस हैं। तो अब आप इनके साथ भी कनेक्टेड रहें डेफिनेटली, तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जी, एनीथिंग एल्स? हाँ, मेरे पास वो आया था, वो अभी कह रहे थे कि आप वो वीडियो शेयर करें जो हमने बनाई है। मैं आपसे शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। आई डोंट नो आपको इसकी आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, मैं शेयर करके पहले देख लेता हूँ। अच्छा, आई गेस अब स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। कार्टून कैरेक्टर होंगे 2। Yes sir, it's visible. अच्छा, मैं ये ओपन करता हूँ। Zayn, you look worried. I used to feel like that too. Then Mama said, prayer is like a quiet talk with Allah. It helps sort the thoughts out. Just a few minutes. And it makes you feel so light and calm after. Sir, volume थोड़ा increase कर दीजिएगा You इसका। look worried. I used to feel like that. Also, ये आगे forward You तो नहीं look हो रही है, चल worried. तो नहीं रही है I सर। used to feel like that too. Then Mama said, Sir, screen prayer stop हो is like गई a है। quiet talk with Allah. It helps sort the thoughts out. Just a few minutes. And it makes you feel so Not even visible. It's not even visible now. अच्छा, आई डोंट नो, मैंने इसको कनेक्ट तो किया था, मेरे पास चल रही है। अच्छा सर, आप ये वीडियो हमें शेयर कर दीजिएगा ना, लिंक शेयर करते हैं, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि वहाँ ये लोग सब देख सकेंगे। श्योर, मैं आपको शेयर कर दूंगा। नो वरीज। जी बताइए, अब इजाज़त दीजिए, कोई सवाल करना है तो सवाल कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक जगह पे एम्बेसडरशिप की इंटर्नशिप कर रही हूँ और वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारे पास बहुत सी ऐसी जगह है जो वो होती है, लाइक मेल फीमेल दोनों वर्क कर रही है। आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन। सर एम आई ऑडिबल नाउ? प्लीज़ थोड़ा सा लाउडर बोलिए। सर क्या आप मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मच बेटर। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं एक जगह पर इंटर्नशिप कर रही हूँ एज एन एम्बेसडर। तो उस जो कंपनी है वो बेसिकली वर्क करती है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए जहाँ पे सिर्फ लाइक फीमेल्स वर्क करें। लाइक अगर ट्रिप्स जा रही हैं तो ऊपर टूर गाइड्स वगैरह सब फीमेल्स हों। तो उनकी 2 ब्रांचेस हैं जिसमें एक तो एजुकेशन से रिलेटेड है और एक ये ट्रिप्स वगैरह अरेंज करती है। तो ऑल्दो वो ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लाइक स्टूडेंट्स आती हैं, वो इंफॉर्मेशन भी लेती हैं, फाइनेंशियली अगर उनको लाइक वो पे नहीं कर सकती तो उसके ऊपर भी कंसेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो होता है ना कि अगर वो आएँ आपके पास कोई ट्रिप अरेंज कराएं या फिर कोई कोर्स ले लें, कोई ट्रेनिंग,
तो जब उस पॉइंट पे बात आती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइक गायब हो जाते हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा पोस्टर वर्किंग और स्टूडेंट से लाइक कम्युनिकेट करना, फीसेस को रिड्यूस करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्क नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ट्रस्ट बिल्डिंग, या तो यहाँ पे कोई ट्रस्ट इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ है कि क्या वाकई इस चीज़ की ज़रूरत मार्केट में है या नहीं। लाइक वो जो कोर्सेज कराते हैं वो बेसिकली लाइक अब उनके जो कोर्सेज हैं, जैसे इसमें एक वर्डप्रेस का वेबसाइट डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, Exactly. फ्रीलांसिंग। आई गॉट इट ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो चीज़ है ट्रस्ट, दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी नीड है या नहीं। ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब है उसने ट्रेनिंग इंडस्ट्री को बहुत ख़राब किया है। वो अलग बात है कि क्वालिटी नहीं दे पाए, लेकिन यह है कि फ्री में बहुत सारी वीडियोस हमें ऐसी मिली है कि नो डाउट अगर हम कहीं स्टक होते हैं और हम कोई चीज़ यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो हमारा काम हो जाता है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो लोग जो कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वो भी उन वीडियोस को देख के सीखने की कोशिश करते हैं, और द एंड रिज़ल्ट क्या आता है, उनको लगता है कि उनको वो पूरा टॉपिक आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर आप प्रॉपर जगह पे जाके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पढ़ाई जाएगी विद एक्सपीरियंस, और आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस वक्त आ चुका है, पाकिस्तानी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। दूसरा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है बहुत सारे फ्री गवर्नमेंट लेवल के कोर्सेज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें माजरत के साथ क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं बड़े बड़े फॉरम्स पे जाके भी बोल चुका हूँ, और मैं ARY के ऊपर इंटरव्यू पे भी ये बात कर चुका हूँ कि जो चीज़ें हम इस वक्त मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हम फ्री दे रहे हैं तो फिर उसकी क्वालिटी पे ना कोई काम कर रहा है और ना उसके ऊपर फिर बाद में कोई बोल सकता है कि हमने पे किया था और कुछ भी नहीं सीखा, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ख़राब है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आप जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उसके डेमोज ज़रूर बनाएं, आप उसके अंदर बच्चों को सेटिस्फाई करें, ट्रस्ट बिल्ड करें कि ये चीज़ें हम आपको देंगे, इस तरह से हम आपको बताएंगे, तो फिर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। यूजुअली हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं वेबिनार्स करता हूं तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि हम जिस तरह से चीज़ों को दिखाते हैं और जिस तरह से उसके साथ टूल्स अटैच करके देते हैं, तो ये एक विन विन होता है। तो ये इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। तो ट्रस्ट बेसिकली जो बिल्ड होता है ना, वो इसी तरह से बिल्ड होता है। जी, ओके सर। ज्वेलरी ब्रांड के लिए बहुत सारी टिप्स हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, UCG एड जो है वो आप अपनी ज्वेलरी के लिए बना सकते हैं। जितना ज़्यादा वो प्रेजेंट आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यूजुअली होता ये है कि ज्वेलरी की जो पिक्चर्स होती हैं वो सिर्फ हम टेबल पे रखते हैं और उसकी एक अच्छे से आईफोन से या फिर DSLR से पिक्चर लेते हैं और वेबसाइट पे लगा देते हैं, लेकिन लोगों को ये देखना है कि वो पहना हुआ कैसे लगेगा। अब ऐसी जो पिक्चर्स होती है ना, वो बहुत महंगी बनती है कि आप एक मॉडल को हायर करें, फिर उसको वो ज्वेलरी पहनाएं, उसके बाद उसकी वीडियो बनाएं, उसके बाद उसको अपलोड करें। लेकिन UCG एड्स जो है वो बेसिकली यही उसका सल्यूशन है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। आपका मॉडल जो, वो भी मेरे पास एक वीडियो है, लेकिन जब ये नहीं चली तो वो भी नहीं चलेगी, तो वो भी मैं आपको दिखाता, वो भी हमने बनाई हुई थी। तो उसमें ये होता है कि हम AI से एक मॉडल जनरेट करते हैं, आपका जो ज्वेलरी की तस्वीर है वो हम उसको पहनाते हैं, वो भी AI कर रहा होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू। उसके बाद फिर हम उसको एनिमेट कर रहे होते हैं, बैक एंड पे म्यूज़िक चलता है, वो ऐसा लगता है कि इट्स अ रियल मॉडल जिसने ये पहना हुआ है। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी होती है उससे आपका ब्रांड जो है वो मार्केट में स्टैंड आउट करता है। तो ज्वेलरी हो या कोई और चीज़ हो, कुर्ता शलवार हो या कुछ भी चीज़ हो, तो इस तरह से जो है प्रमोट होती है। चाइना से तो बहुत सारी हैं, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, टेमू भी आ गया है, और भी बहुत सारे हैं। अब आप सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, आपके क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, स्ट्रगलिंग फॉर डिजिटल प्रेजेंस, कस्टमर गेनिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, हेल्थ केयर शॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स लाइक हीटिंग पैड्स, नेबुलाइजर चेयर्स। ये फिज़ा, ये वही सारी चीज़ें हैं। असल में ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ राय दे सकता हूँ, लेकिन अब अगर आप लोगों को सारी चीज़ें सीखनी है ना, तो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन द प्रोग्राम। वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना करके दिखाई जा रही होंगी आपको। तो दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई कैन से। और कोई अगर क्वेश्चन आपको, जी मिशाल, आपको कोई क्वेश्चन? जी मिशाल। Sir, one question from my. Am I audible? जी जी बिल्कुल।
Okay, so my name is Michelle. So my question is that how we keep the consistency. Like few months ago, I started business and the sales were so good, but I did not, digital market. But when I started digital marketing, it felt like exhausted. So I gave up. However, sales were good, but I couldn't keep it. The consistency was not there. So how do we manage it? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, अगर आप एक लाइन में समझा सकें. Sorry. So like consistency नहीं है. Like I just gave up in the mid. Like सब कुछ कर लिया, sales आ रही थी, everything was fine. फिर I just मैंने बस छोड़ दिया. So how we keep the consistency? कीप द कंसिस्टेंसी, उसके लिए तो एक ही चीज़, आपका विजन है कि आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, आप कहाँ, मतलब कंसिस्टेंसी तो इसी तरह से आएगी कि आपका विजन या आपका गोल क्या है. मेरी कंपनी बनाने का जो मेरा विजन था वो ये था कि मैं एग्जैक्ट शायद आपने नाम सुना, एक सॉफ्टवेयर हाउस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस था किसी वक्त में, लेकिन बेचारे का बुरा वक्त आया तो वो बिल्कुल ही डाउन हो गया. तो मेरा विजन था कि मैं एग्जैक्ट की तरह अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँगा कि उसकी पूरी 30 मंजिला बिल्डिंग होगी और वो पूरी मेरी होगी, तो सारी मेरी टीम बैठी होगी. ये मेरा एक विज़न था, गोल था. तो उसके लिए मैं आई एम स्टिल कंसिस्टेंट. तो अभी आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, आपका विज़न, आपका गोल क्या है, उसी से आपको कंसिस्टेंसी मिल पाएगी. Great, thank you. जी साहिबा, अगर आप लोगों के नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत. सर मैं जी. तो जी बोलें. ओके, कोई मसला नहीं है. मैं बिगनर हूँ और मेरी इस फील्ड से कोई रेलेवेंस नहीं है. अब अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप क्या करें? Am I audible? मतलब आप ब्रांडिंग सीखें और क्या करेंगे आप. अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप ब्रांडिंग की तरफ आएँ, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखें और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ब्रांडिंग का कितना बड़ा स्कोप है और कितना इसका जो है वो आगे आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. I believe all the questions have been answered. Yeah, I guess. ठीक है sir, thank you so much for this insightful session. You're welcome. We are looking forward to the next session, and with this I am ending the meeting. Okay, wonderful. Thank you so much. Thank you for inviting me. Assalamu alaikum everyone. You're welcome. Take care, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.